नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। गैंगस्टर का मुकदमा उनके ऊपर पंजीकृत हुआ था 2007 में। उसमें दिनांक 4/8/2022 को आरोप निर्धारण के लिए जो है माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था और आज उनको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हेतु निर्देशित किया गया था। आज वो आए थे और माननीय उच्च न्यायालय में इस आदेश की निगरानी के लिए उन्होंने याचना किया है, समय मांगा है, तो कोर्ट ने 6-9 तारीख में। सर आज कोर्ट में कैसे? हाँ, आज गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत यहाँ एक स्पेशल कोर्ट है, तिथि थे, उस तिथि पे आया हूँ। एक कार्रवाई जनता करने वाली है 24 में। 365 दिन आप कापी जांचिए, 4 साल आप कापी जांचिए, लेकिन 24 वाली कापी जांचेगी जनता और वो जांच देगी कि मैं माफिया हूँ या उसका मसीहा हूँ। घबराइए नहीं, वो समय आएगा। सुना आपने, ये ही सरकारी अधिवक्ता गैंगस्टर कोर्ट नीरज श्रीवास्तव और उनके बाद थे गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी, जो आज गाजीपुर के गैंगस्टर कोर्ट में 1 तारीख पर आए थे। अफजाल अंसारी और उनके भाई पर आजकल लगातार कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। 18 अगस्त को डी की कार्रवाई के बाद कुर्की की कार्रवाई और फिर पुराने मुकदमे में कोर्ट में पेशी के बाद सांसद ने पत्रकारों के सवाल का जवाब भी दिया। आइए सुनते हैं कि बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर कोर्ट से निकलकर पत्रकारों से क्या बात की। सर आज कोर्ट में कैसे? हाँ, आज गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत यहाँ एक स्पेशल कोर्ट है, तिथि थे, उस तिथि पे आया हूँ। 2007 में यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया था मेरे विरुद्ध। ये मामला 2005 के घटना से ताल्लुक़ रखता था, क्योंकि 2005 में मेरे विरुद्ध एक मामला पंजीकृत हुआ और उसमें हमें आरोपी बनाया गया साजिशकर्ता के रूप में। उसको आधार बना करके 2007 में गैंगस्टर का मुकदमा लगाया। विडंबना ये है कि जो मूल मुकदमा था जिसके आधार पर गैंगस्टर बना, वो मूल मुकदमा ट्रायल पूरा हो गया और ट्रायल कोर्ट ने हमें दोष मुक्त कर दिया 2005 के मामले में। लेकिन अब ये गैंगस्टर एक्ट इसी तरह पड़ा रह गया, इसमें तो चार्ज भी नहीं बना। अब अचानक एक बैक में गैंगस्टर हो गया और ये सारी कार्रवाई आप लोग जो ब्रीफ मिल रही है उसके हिसाब से छाप। 2013 में एक आपकी याचिका पड़ी थी जिसको कि अभी खारिज किया है इन्होंने, जो उन्मोचन। नहीं, देखिए पहले इसके बीच से नहीं समझ में आया। ये गैंगस्टर कोर्ट, पहले ये एक्ट जब आया तो इसके लिए कोर्ट मंडल स्तर पर एक हुआ करती थी। जब मेरे खिलाफ 2007 में गैंगस्टर का मुकदमा लिखा गया तो ये बनारस में इसकी कोर्ट थी और बनारस वो मंडल की कोर्ट से मुझे इस केस में बेल मिली। फिर ये बाद में कुछ दिनों के बाद वो कुछ निर्णय ऐसे हुए कि हर जनपद में यूपी एक गैंगस्टर कोर्ट हो गई, तो फाइल आ गई गाजीपुर। अब गाजीपुर में चला, फिर उसके बाद कोई निर्णय ऐसा हुआ जिसके वजह से ये फाइल चली गई स्पेशल कोर्ट MP MLA प्रयागराज, तो ये प्रयागराज में चला और फिर प्रयागराज से घूम करके आदेश के क्रम में। आज क्या कोई डेट पड़ी है क्या? आज डेट पड़ी है 6 सितंबर की तारीख है और 6 सितंबर की तारीख में फिर अगली कार्रवाई होगी। ये तो कोर्ट प्रोसीडिंग है। सर आपके यहाँ आपके घर पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम आ गई, जनता जानना चाहती है क्या करती है, कहानी क्या है? प्रवर्तन निदेशालय को क्या है, क्या करती है, क्या काम है उसका, क्या अधिकार है उसका। प्रवर्तन निदेशालय हमारे भारत में सबसे ज़्यादा किसी एजेंसी को अगर शक्ति है तो इन्हें दी गई है। इन्हें 2 तरह की शक्ति प्रदान कर दी गई। एक तो शक्ति ये कि दुनिया में जितनी भी मुद्राएं हैं, धन, भारत की भी मुद्रा और दुनिया के जितने भी डॉलर हो, पाउंड हो, रियाल हो, जितने भी, किसी तरह की हेरा फेरी बेईमानी भारत में या दुनिया के किसी हिस्से में हो, जिसे पहले फेमा के नाम से आप उसको करते थे,
अब फेमा के अंतर्गत कार्रवाई का पूरा अधिकार ईडी को दे दिया गया। दूसरा अधिकार इनको ये दिया गया कि देश में जो काला धन रखने वाले लोग हैं, जो देश के काला धन इकट्ठा करके यहाँ उस धन को विदेशों में ले जाके या यहाँ कहीं खपाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, तो उसका भी अधिकार मनी लॉन्ड्रिंग वाला भी ईडी को दे दिया गया। अब सुनिए जरा सा, प्रश्न आपने पूछा है तो मुझे उसका विस्तार नहीं बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो जब ये भी अधिकार इनके पास है तो इन्होंने एक मुकदमा पंजीकृत किया हमारे अनुज मुख्तार अंसारी के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग का, और उसकी विवेचना शुरू की। उस विवेचना के क्रम में मेरे बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी भी बुलाए गए, उनका बयान हुआ 1 बार 2 बार 3 बार, मैं भी बुलाया गया 1 बार 2 बार 3 बार। उसी का कहानी का पटापेक्ष का अंतिम सीन ये होता है कि ये छापामारी अब चला जाए। बताया ये गया था या अनुमान ये लगाया गया था कि अफजाल अंसारी के पास इतनी अकूत संपत्ति होगी कि 50 मशीन मंगाई जाएगी तब गिनती हो पाएगा धन। अब कितना मिला और कितना गिनती हुआ हम क्या बताएं, उन्हीं से पूछ लीजिए। सोने की सिल्ली मिलेगी, हीरे जवाहरात मिलेंगे, दुनिया में जो खलीफा बुर्ज है टावर दुबई में, शायद उसमें भी इनके फ्लोर मिलेंगे। अब जो जांच करने वाला देश की सबसे मजबूत एजेंसी है, उसको तो एक पेन भी नाजायज़ नहीं मिली कि वो उंगली उठा के कहे कि ये क्या है। जो जांच करने वाला है एजेंसी, मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ, मेरी पत्नी मेरी बेटियाँ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं रेगुलर, आज से नहीं 25 साल से। एक 15 करोड़ की संपत्ति आपकी जब्त कर ली गई, कल 12.5 करोड़ की जब्त कर ली गई। वही कहा जाता है ना, कभी कभी होता है कि गाजीपुर के किसी चौराहे पे किसी के पास से गांजा अफीम हीरोइन पकड़ी जाती है तो बताया जाता है कि अमेरिका के बाजार में इसका मूल्य इतना करोड़ रुपया है। वही कहानी है जब्त करने का। अगर कानून का दुरुपयोग करने का आपको अधिकार है, अगर आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो कानून को मानने वाला कानून के चौखट से ही उसके लिए न्याय तलाश करेगा। सर, एक बड़ा सवाल उठता है कि विपक्ष में बहुत सारे लोग हैं, हाँ। अंसारी परिवार ही क्यों? आप मनीष सिसोदिया को देखो, दिल्ली में उप मुख्यमंत्री है और दुनिया का मशहूर अखबार पूरे पेज का उसकी फोटो लगा करके वो लिखता है, टाइम्स नाउ की और तमाम दुनिया के बड़े अखबारों में, कि इसकी शिक्षा नीति ने दुनिया में तहलका मचा दिया, इसको फॉलो करना चाहिए लंदन और अमेरिका को। उसके घर छापा पड़ा हुआ है। एक मंत्री जिसने प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था के बेहतर व्यवस्था सरकारी स्कूलों की व्यवस्था करके दिल्ली में दिखा दिया, वो जेल में पड़ा हुआ है इसी ईडी के। सुनिए, महाराष्ट्र में यही, बंगाल में यही। हम नहीं कहते कि सारे लोगों को हम क्लीन चिट दे रहे हैं कि कोई गुनहगार नहीं है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि जांच तो करो, और जांच की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से, उस कसौटी से मैं गुजरने को तैयार हूं। मैं ईडी के ऑफिस में आ रहा हूं, मुझसे जो अभिलेख मांगा जा रहा दे रहा हूं। मेरे पास एक अकाउंट है, उस अकाउंट में मेरे पास पैसा है, उस पैसे से हम अगर कोई चीज़ खरीदते हैं जो बिकने वाली है तो आप उसको अवैध कर देंगे। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है, आप अवैध कर देंगे। बैंक के अंदर जो पैसा है उसकी जानकारी इनकम टैक्स को है। इनकम टैक्स हर साल पे किया जाता है और हर साल इनकम टैक्स को उस बैंक में रखे पैसे का हिसाब और उसका टैक्स अदा किया जाता है। अभी आप क्या मजाक बना दिया? अभी आपका एक बयान आया था कि ये राजनीति से प्रेरित है। अच्छा, आप बताओ, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ा सम्मान करता हूं, दुनिया में एक देश बता दो जहां मुंह के नेवाले के ऊपर भी टैक्स लग गया हो। भारत में रोटी के नेवाले पर टैक्स लग गया। इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। रोटी पे टैक्स, इस पर चर्चा बंद कैसे की जाएगी? इस तरह की कार्रवाइयों से
ये बेरोजगारी, ये महंगाई, ये भूखमरी, ये अराजकता, ये भ्रष्टाचार जो तहसील से लेकर के ब्लॉकों में, थानों में हर जगह व्याप्त है। मैं लड़ता हूं इस सवाल पर, मैं कलई खोलता हूं इनके इस मुद्दे की। जो दबंगों का पूरी तरह से सामंतवाद आज हावी है समाज के कमजोर लोगों पर, उसका विरोध करता हूं। तो ये सब तो मेरे साथ होगा। आकबत खराब कर दिया बड़े बड़े सूरमाओं की, जिनका ये वो था कि हम बहुत बड़े विकास पुरुष हैं। आज कहाँ खड़ा है संचार व्यवस्था, भारत की संचार व्यवस्था कहाँ खड़ी है बताइए। अगर एक लाइन में पूछे सर, हाँ, आपके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है इससे दुखी कौन है? इससे मतलब आपने इससे कहा कि जो लोग देखिए, हाँ, हमारे ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, दुखी का सवाल है। जहाँ तक हमारी कार्रवाई से मत दुखी होइए, बिल्कुल मत दुखी होइए। दुखी इससे होइए कि लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। दुखी इस बात से होइए कि इस देश में भूखमरी की स्थिति होने जा रही है। दुखी इस बात से होइए कि आज देश में जो फैली हुई अराजकता, बेईमानी, लूट खसोट है, ये परिस्थितियां अत्यंत दुखी है। सर ईडी ने क्या आगे फिर बुलाया है? अरे बुलाएगा तो जाएंगे। हम तो कहा दुनिया की कंबाइंड टीम बना दो, सारी ईडी को भी, इनकम टैक्स को भी, उसी में सीबीआई को भी डाल दो, और सबसे कहो सुबह से शाम तक जय बार चाहो बुला लो। अफजाल अंसारी की 100 प्रॉपर्टी, मैंने कहा मेरा दामन पाक और साफ है, इसलिए घबराने और डरने वाला नहीं हूं। गाजीपुर की जनता का जो फैसला है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, कहीं सर चाहे 19 का फैसला, चाहे 22 का फैसला, और 24 भी दिखाई दे रहा है कि पूर्वांचल में क्या होगा। 24 में तो देश में कबाड़ा होने जा रहा। मोदी जी की सरकार रिटर्न नहीं होगी, 150 सीटें मिलना मुश्किल है। जो बिहार में हुआ वही अभी मध्य प्रदेश में होने जा रहा, वही आपका हरियाणा में होने जा रहा, वही आपका कर्नाटक में होने जा रहा। संभालो ना, बुरा हाल है। पार्टी के अंदर नितिन गडकरी जैसे लोग किनारे किए जा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग किनारे किए जा रहे हैं। अब राजनाथ सिंह का नंबर 2-4 दिन में आप ही खबर चला देना, उनको भी मार्गदर्शक मंडल में डाला जा रहा। अंदर बाहर दोनों तरफ से आग लगी हुई है। दिमाग हटाना है जनता का, रोजी रोटी के सवाल से हटाना है, रोटी कपड़ा मकान के सवाल से हटाना है। तो अफजाल अंसारी माफिया है, मैं सड़क छाप आदमी हूँ। के 100 प्रॉपर्टी की बात आ रही है। अरे भैया तो ले आओ ना, ले आओ। अच्छा ईडी खोज के थक गई तो ये कुछ तो पत्रकारें लोग खोज देते हैं। असल में जितना दुखी मोदी और उनकी टीम है, उससे ज़्यादा ये गोदी मीडिया दुखी है कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करें। वो तो बेचारा परेशान हो रहा, उसकी परेशानी को कम कैसे करें। आम जनता जग जाएगी और इस बार 2024 में लोकतंत्र को बचाएगी, भारत के संविधान को बचाएगी और इस फैली हुई अराजकता को बचाएगी। ये जो कोर्ट केस, ईडी, इनसे कैसे लड़ेंगे आप? सबसे लड़ लेंगे, सबसे लड़ लेंगे। गरीबों की दुआ हमारे साथ है, हम लड़ लेंगे। हम सही रास्ते पे हैं, मेरा दामन पाक है। अपने 37 साल के संसदीय जीवन के इतिहास में कभी एक लाल नया पैसा भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। मैंने कभी विकास निधि के रिकमेंडेशन में एक लाल नया पैसा कमीशन नहीं खाया। एक आदर्श है, मैं अपनी इबादत और पूरा पूजा समझ करके गरीबों की सेवा करता हूं, उसका ये परिणाम है। दूसरी चट्टी कांड के आरोपी हैं। चलिए वो सब बात की बात है। सर एक सवाल, हाँ। सर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, गाजीपुर में 4 जगह ईडी की छापेमारी हुई, बताया जा रहा है कि आप एक कार्रवाई जनता करने वाली है 24 में। 365 दिन आप कापी जांचिए, 4 साल आप कापी जांचिए, लेकिन 24 वाली कापी जांचेगी जनता और वो जांच देगी कि मैं माफिया हूं या उसका मसीहा हूं। घबराइए नहीं, वो समय। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। दर्शकों, कोरोना फिर पांव पसार रहा है, इसलिए आप कोरोना टीका लगवाना सुनिश्चित करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी जरूर करें, क्योंकि कोरोना से बचाव ही एकमात्र कारगर उपाय है।